हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। एसएसटी में हम अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने देख लिया होगा। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी पॉलिटी जो थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चल रहा है ज्योग्राफी। क्या चल रही है? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 है और भूगोल का, वो क्या है? जल संसाधन, यानी जल के क्या क्या संसाधन होने चाहिए, पानी के क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, किस प्रकार हम यूज कर रहे हैं, किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसको चलिए देखते हैं, समझते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ये नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, नोट्स जो है आपके लिए ये मोर देन सफिशियंट, बहुत अधिक सफिशियंट है। इससे अलग आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कि इससे अलग आपको पढ़ने की जरूरत है। बस इनको अच्छे से याद कर लो, आपके काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका पीडीएफ के बारे में बच्चे ज्यादातर पूछ रहे थे, तो टेलीग्राम पर जाओ, वहां सर्च करो लोकेश राहुल एकेडमी, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, पहुंच जाओगे। और व्हाट्सएप ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लो, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। जल संसाधन क्या है सर? संसाधन जल का कुछ रोचक तत्व क्या है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जल समुद्र और सागरों में पाया जाता है। यानी 97.5% जल का 97.5% जो है समुद्र और सागरों में पाया जाता है। पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। पूरे जल का 2.5% ताजे पानी के रूप में। कुल ताजे पानी का जितना भी ताजा पानी है उसका 70% भाग जो है आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है। जो ग्लेशियर पिघलते हैं, जो जम जाता है, ग्लेशियर उसको बोलते हैं, उसके रूप में उपलब्ध है। कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है। भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल है उसके रूप में संचित है, अंदर जो रहता है। पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा जल भारत में होता है। कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। भारत का विश्व में 133वां स्थान है। अगर कोई व्यक्ति प्रति उपलब्धता की अगर जांच की जाए तो 133वां स्थान है। भारत में पुनः चक्रीकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग वर्ष है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत में उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। जल चक्रीकरण क्या होता है? जैसे पानी आया, पानी समुद्र में भरा हुआ है, समुद्र में पर गर्मी पड़ेगी, धूप से वो समुद्र पानी है, नदियों का पानी है, जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है। उसमें जल चक्रीकरण क्या होता है कि बरसात का पानी, जैसे मानो बरसात हुई, पानी इकट्ठा हो गया, फिर गर्मियों में वो पानी धूप की वजह से एवापोरेशन यानी भाप बन जाएगा, भाप बनकर फिर वो ऊपर चला जाएगा, बादलों में पर इकट्ठा हो जाएगा। फिर ओवरहीट की वजह से धीरे धीरे वो बादलें, फिर दोबारा से बारिश होगी, फिर दोबारा से वो पानी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जल का चक्कर चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, प्राचीन भारत में जलीय कृति क्या थी? इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए गंगा नदी के बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ था। कालिंग, नागार्जुन, कोड़ा, बेन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र का निर्माण हुआ है। ये सब क्या है? ये सब तंत्र बनाए गए हैं कि कहां पर किस तरीके से काम होगा, उस तरीके को बनाया गया है। कृत्रिम झीलें कौन कौन सी हैं जो अपना स्वयं बनी हुई है? भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। कृत्रिम झील जो खुद बनाई गई है, प्राकृतिक झील जो स्वयं बनी होती है। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। जो कौन था? गुलाम वंश में शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। जब गुलाम वंश की स्थापना हुई, यानी दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है हिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहला कौन वंश आता है? गुलाम वंश। इसमें सबसे पहला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, ऐसे आते से चलते हैं। तो उसने सबसे पहले क्या बनवाया था? हौज खास को बनवाया था, जो किसके लिए था? पानी की झीलों के लिए ही था। अच्छा, जल की दुर्बलता क्या है? जल की दुर्बलता के मुख्य कारण है जल का अत्यधिक दोहन, मतलब बेकार में यूज करना, कुल मिलाकर दोहन होना, बेकार होना, अत्यधिक इस्तेमाल और विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण। 1/3 जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। 1/3 जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से
भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। रिसर्च होनी चाहिए थी इससे। अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं। तेजी से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भूमिगत जल के प्राकृतिक रिचार्ज में कमी आई है। रिसर्च होनी चाहिए शायद से कुछ और कमी आई है। जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने और सड़कें बनने से जमीन की जल सोखने की क्षमता कम हुई है। इसलिए अब वर्षा के पानी का जमीन के अंदर रिसाव कम हो गया है और भूमिगत जल ठीक से रिसाव नहीं हो पा रहा है। रिसाव होना चाहिए, रिसाव होना चाहिए जगह पर। रिसाव क्या होना चाहिए? रिसाव। देखो क्या होता है रिसाव और क्या है एक बारे में। यानी हमें जो जीवन जीने के लिए 1/3 जो जल की जो इसमें लिखा हुआ उसकी आवश्यकता होती है। यानी नॉर्मल कार्यों के लिए हमें जो दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए हमें जितनी जल की आवश्यकता होती है उसकी तो आपूर्ति हो रही है, लेकिन कुछ जल को जो है बेकार में ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आप नहाने गए हो, टंकी चालू करती है और आप पर फोन पे बात करने लगे हो तो बाल्टी भर गई है, बाल्टी में पानी जो भर गया तो वो पानी पर फैलता हुआ जा रहा है और आपकी अभी कॉलिंग खत्म ही नहीं हुई है। मतलब बेकार में आप लोग पानी का वेस्टेज जो हो रहा है उसके बारे में है। ठीक है। अब दैनिक कार्यों के अलावा आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अब क्या है, बरसात हो रही है, जगह जगह पर सड़कें बन रही है, जगह जगह पर पक्की सड़कें बन रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बरसात में पानी पक्की सड़कों की वजह से उसकी नमी सूख रही है, तो रिसाव नहीं हो पा रहा है कि जल का पानी जो बरसात का पानी होना चाहिए तो कच्ची मिट्टी पर जब गिरेगा, यानी जंगलों में जब गिरता है तो पानी को क्या कर लेता है, मिट्टी सूख लेती है, अंदर जाता है तो भूमिगत जल बनता है वो जो कि अंदर की तरफ होता है। उसकी जो दर है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब क्या, इसलिए अब वर्षा के पानी का जमीन के अंदर रिसाव कम हो रहा है। कम क्यों हो गया है? क्योंकि पक्की जगह पर अगर मकान जैसे कंक्रीट की सड़क है या फिर उस सड़क है जगह बनाई गई है तो उस जगह पर जो है जो खनन हुआ है, जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जगह कैसी हो चुकी है, वो जगह एक ऐसी जगह हो चुकी है इस जगह पर मिट्टी नहीं है और पानी ऊपर से आ रहा है, तो पानी का रिसाव नहीं हो पा रहा है। तो रिसाव नहीं हो पा रहा तो भूमिगत जल की क्या होगी, कमी आएगी। भूमिगत जल की क्या होगी, कमी आएगी और उसका रिसाव नहीं हो पाएगा। कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो गया है कि वहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है। कुछ रासायनिक उर्वरकों का, कुछ कीटनाशकों का, जैसे खेतों में जो हम धान करते हैं या फिर खेतों में जो रासायनिक उर्वरक हम छिड़कते हैं, देते हैं, तो उसकी क्या हुआ, जमीन में जाएगा तो वो पानी के साथ उसके उसकी जो केमिकली फॉर्मेशन है वो पानी के साथ क्रिया करेगी, तो वो कैसा, पानी कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए दूषित हो गया कि वहां पर रासायनिक उर्वरकों, फर्टिलाइजर जो है उसको और अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ है। कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना दूषित हो चुका है कि अब वहां हमारे इस्तेमाल लायक नहीं बचा है, बहुत बेकार पानी हो चुका है। नाले का पानी अक्सर बिना सुचारू उपचार किए ही नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है और इससे नदियों और तालाबों का पानी भी दूषित हो चुका है। नाले का पानी कहाँ जा रहा है, नदियों और तालाबों में। जल संसाधन के क्या प्रबंध है? भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंध के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई जाती हैं। सिंचाई प्रणाली तो मौर्य समाज से ही पहले ही बनने लगी थी। आधुनिक भारत में अनेक बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई गई, कई सारे बांध बनाए गए हैं। ठीक है। इस तरह की परियोजना कई जरूरतों को पूरा करती है। ये पानी के बहाव को काबू में करती है और बाढ़ की रोकथाम करती है। इन बांधों के पानी को नहरों के तंत्रों के द्वारा दूर दराज के गांव में भेजा जाता है ताकि वहां खेतों की सिंचाई हो सके। इससे पीने के पानी की आपूर्ति भी की जाती है। लेकिन बड़े बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है। बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाता है। इससे क्षेत्र के लोगों को नुकसान भी होता है। भाई कई जगह खाली करनी पड़ेगी, वहां से वन का उन्मूलन करना पड़ेगा। फिर वो जगह जहां पर वो बांध बनाया गया है उस जगह का इलाका जो थोड़ा रिस्की हो जाएगा कि अगर बाई चांस बांध में बाढ़ आ जाए या बांध में कुछ टूट फूट हो जाए तो वो इलाका पर कैसा हो जाएगा, पानी के जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ जाएगी। अगर बाई चांस ऐसी जगह पर बांध बनाया गया है उसका का इलाका ग्रामीण क्षेत्र का है या फिर ऐसा कोई क्षेत्र का है और गलती से वहां पर बांध में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर बांध टूट जाए ज्यादा पानी की वजह से, ओवरफ्लो की वजह से, तो वो सारा पानी कहाँ जाएगा, आसपास के इलाके में जाएगा और वहां का आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भीषण समस्या आ जाती है। यानी पूरा अगर एरिया जलमग्न हो जाए यानी कि चारों बगल पानी पानी भर जाए तो पर्यावरण में भीषण समस्या आ जाती है। इसलिए कई लोगों ने बांध के खिलाफ आवाज भी उठानी शुरू कर दी है। भाई यहाँ बांध नहीं बन सकता, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ से ये समस्या है। अब बांध के बारे में देखते हैं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, भाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। मतलब क्या है कि जहाँ से पानी जा रहा है तो उसके सही उपयोग के लिए और उसकी दिशा को मोड़ने के लिए, उसका स्टोर करने के लिए एक बाधा सी यानी एक दीवार खड़ी करके नहीं एक बांध बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं बांध, बोल देते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बांध। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य ऊंचाई के अनुसार होता है। संरचना और उनमें प्रमुख पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध विभाजन होता है। ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या माध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कई आधारों पर कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मध्यम है, कुछ ऊंचाई कम है, उनकी कुछ किसी को किसी प्रकार से बनाया गया है तो उनके हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है।
वर्षा जल संग्रह क्या होता है? वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता और बेकार में बह जाता है। इस बर्बादी को वर्षा जल संग्रहण के द्वारा रोका जा सकता है। भाई देखो, किसी जगह पर वर्षा हुई तो वहां का पानी जो है जमीन में जाना चाहिए। बरसात का पानी कहाँ जाएगा? जमीन। अगर मैदानी इलाका है तो जमीन में चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसी जगह पर है जहाँ खनन हो रहा है, जहाँ पर पक्की जगह है, वहां पर बेकार वो वेस्ट हो जाता है, तो उस पानी को रोकथाम करने के संग्रहण करने के लिए क्या है, वर्षा जल संग्रहण से जमे हुए जल को भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भूमिगत जल को रिसाव करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर छत वर्षा जल संग्रहण के कारगर साबित होता है। राजस्थान में टांका बनाने की पुरानी परंपरा रही है। यह एक भूमिगत टंकी होती है जिसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इस जल को गर्मी के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण तरीके क्या है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई है। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदला जाता है। ठीक है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा सा टॉपिक है, बस खत्म हो जाएगा। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदल जाता है। छत वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना, राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और जोहाड़ बनाना, टांका या भूमिगत टैंक पीने का पानी संग्रहित करने के लिए, बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में आकार एक कमरे जितना छत का पानी पीने के लिए संग्रहित करना, वर्षा का पहला जल छत नालों को साफ करने में उपयोग, वर्षा जल को पालर पानी कहना, ये सब चीजें। मतलब कुल मिला के बरसात जब होती है तो जगह कई जगहों पे गड्ढे, कई जगहों पे कमरे जैसे आकार का कोई टैंक बना दिया, जिससे क्या है वो सारा पानी उस जगह पर स्टोर हो जाए। उस जगह उस पानी को वो सुरक्षित रखते हैं और उसका फिर बाद में यूज कर लेते हैं गर्मियों के दिनों में। जैसे बरसात हुई तो एक जगह पे गड्ढा खोद दिया गया, वो पानी बरसात के पानी का जो सोर्स है उसमें गड्ढे में कर देते हैं, जिससे वो जल का संग्रहण हो जाता है। इस तरीके कोई टंकी बनाता है, कोई कुछ बनाता है, इसके जैसा था। और कुछ नहीं, बहुत छोटा सा और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वे में टॉपिक था, इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। बस बांध के बारे में पूछा जाएगा, योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, इसको पढ़ लेना है। टेलीग्राम पर जाकर के इसकी वो डाउनलोड कर लेना, जिससे आप यह याद कर सको। ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर भी नहीं था, सच बताऊं तो छोटा सा था।